हेलो बच्चों, शैवालों में वर्ग क्लोरोफाइसी का आज हम एक तीसरा सदस्य है उसकी चर्चा करते हैं। वो है वाउचेरिया। जो वाउचेरिया है वो वर्ग ज़ेंथोफाइसी का सदस्य है। और अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो वो है क्लोरोफाइसी, साइफोनेल्स और वाउचेरियसी। कुछ साइंटिस्ट ने यद्यपि वाउचेरिया को फ्रिश ने क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा है तथा स्मिथ ने इसे क्राइसोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत ज़ेंथोफाइसी वर्ग में रखा है, परंतु अनेक वैज्ञानिक इसे ज़ेंथोफाइसी वर्ग का सदस्य मानते हैं। और वाउचेरिया में प्रमुख जो वर्णक हैं क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी, जबकि ज़ेंथोफाइसी वर्ग के अन्य सदस्यों में केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अतः कुछ लक्षणों के आधार पर इस वंश को ज़ेंथोफाइसी में रखना न्यायसंगत नहीं है। अतः अनेक जो भारतीय शैवालविद हैं वो फ्रिश का मत का समर्थन करते हुए इसे क्लोरोफाइसी वर्ग में ही रखना उचित मानते हैं। तो अतः कई साइंटिस्ट द्वारा इसे क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा गया है और कई जो एल्गोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इसे ज़ेंथोफाइसी वर्ग में रखा गया है। हम इसका अध्ययन साइफोनिल्स ऑर्डर के अंतर्गत करते हैं। साइफोनिल्स गण में लगभग 50 वंश व 400 स्पीशीज़ हैं और कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर हैं और कुछ मैराइन हैं। थैलस की जो संकोशिक अवस्था है वो इसका प्रमुख लक्षण है, यानी जो थैलस है वो संकोशिक यानी कि बिना पट। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इस तरह से इसमें पट नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएट यानी एक से अधिक न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। इस अवस्था को हम सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। तो सिनोसिटिक, साइफोनेशियस एवं शाखित संरचना इस गण का प्रमुख लक्षण है। थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियों अथवा पटों का अभाव होता है। पट का निर्माण केवल किसी क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय होता है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख वर्णक साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो साइफोनिल्स गण में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है। वर्गीकरण में फ्रिश ने इन्हें इस साइफोनिल्स गण को 9 कुलों में विभाजित किया था और स्मिथ ने इस गण को 5 कुलों में विभाजित किया है। हमने पहले ही चर्चा करी है कि कुछ साइंटिस्ट द्वारा इसे वर्ग ज़ेंथोफाइसी में माना जाता है और कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इसे वर्ग क्लोरोफाइसी का सदस्य मानते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाउचेरिया की प्राप्ति स्थान की, यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। वाउचेरिया की लगभग 54 जातियाँ हैं। इनमें से 3-4 समुद्री जातियों को छोड़कर शेष सभी जातियाँ अलवणजलीय स्थलीय आवासों में पाई जाती है। अगर हम इसके थैलस की बात करें तो इसका थैलस इस प्रकार से जो है दिखाई देगा, यानी कि इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें यहाँ इस तरह से तो इर्रेगुलर और ये नीचे होल्ड फास्ट यानी आधार पे ये चिपकने के लिए। तो ये ट्यूब लाइक से इसके फिलामेंट्स हैं जो कि सिनोसिटिक फिलामेंट है। इनमें पट नहीं होता और असंख्य या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इनमें पाई जाती है। अगर हम इसका सिंगल फिलामेंट की काट को काटें, यानी इसका हम अगर सेक्शन काटते हैं तो हमें इस तरह की संरचना इसमें दिखाई देगी। यानी ये एक फिलामेंट की हमने इसकी काट को यहाँ से काटा तो ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। बीच का स्थान जो है ये वाला वो खाली है, वैक्यूल है और ये असंख्य न्यूक्लियाई हैं, यानी इसमें ये न्यूक्लियाई बहुत सारे उपस्थित हैं। तो सेक्शन काटने पर भी ये दिखाई देंगे। और बाहर की ओर ये जो बड़े हैं सेल्स ये हैं इसके क्रोमेटोफोर्स और जो अंदर की ओर हैं वो हैं इसमें न्यूक्लियाई और ये इसका साइटोप्लाज्म है।
तो ये वाउचेरिया की थैलस की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। वाउचेरिया में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो तेल होता है, जो कि सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं के रूप में वितरित रहता है और निरंतर प्रकाश में उगने वाले तंतुओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचय स्टार्च के रूप में होता है। हम अब बात करते हैं इसके जनन की। जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों विधियों द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। जो कायिक जनन है वो इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी कभी कभी जो थैलस है वो क्षतिग्रस्त होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और कुछ जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है केवल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी थैलस के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने से होता है, और जो अधिकांश जो है वो इसमें स्पोर्स बनाते हैं, जो कि अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो वाउकेरिया में अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहले है चल बीजाणु। हम बात करते हैं इसकी। ये एक फिलामेंट है वाउचेरिया का। तो जो चल बीजाणु है, चूँकि नाम से स्पष्ट है, इसमें फ्लैजिला बनेंगे, तो यानी ये जलीय प्रजातियों में पाया जाएगा, यानी ये जलीय जातियों की अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। चल बीजाणुओं का निर्माण जूस्पोरेंजियम में होता है, और बीजाणुधानी के निर्माण के समय कुछ इरक्ट शाखाओं में शीर्ष फूल कर, जो इसका शीर्ष है फूल कर गदाकार हो जाते हैं, तथा इनमें केंद्रक तथा क्रोमेटोफोर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो शीर्ष है फूल कर गदाकार हो गया, और इसमें ये क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है इसका कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा और ये पृथक हो जाएगा यहाँ से, और ये जो है जो शीर्ष हैं वो गदाकार शीर्ष गहरे हरे रंग के होते हैं, और कुछ समय बाद इनके ऊपर एक पट या छिद्र विकसित होता है, और इस छिद्र से पूरा का पूरा जो अंदर स्ट्रक्चर है वो एक गुब्बारे की भांति यहाँ से पूरा बाहर निकल जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है सिनजूस्पोर, या ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा गदाकार जो स्ट्रक्चर बना वो है जूस्पोरेंजियम, और गदाकार स्ट्रक्चर जो बनता है वो है जूस्पोरेंजियम, और ये जो बाहर निकल के आया वो है इसमें सिनजूस्पोर, उसे हम कहते हैं सिनजूस्पोर। तो जो परिपक्व यह जो शीर्षस्थ भाग जो है वो चल बीजाणुधानी कहलाता है, और इसमें क्रोमेटोफोर्स तथा केंद्रकों की पारस्परिक स्थिति में प्रतिलोमन होता है। अर्थात केंद्रक जो कायिक तंतु के कोशिका द्रव्य में केंद्र की ओर स्थित थे वो परिधि की ओर आ जाते हैं। अर्थात हमने जब चर्चा करी थी कि इसके सेक्शन काटा था, तब हमने कहा था कि यहाँ न्यूक्लियाई हैं केंद्र में, तो यहाँ प्रतिलोमन होता है, और ये जो केंद्रक हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं। अर्थात जूस्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियाई सेंटर में थे वो बाहर परिधि की ओर आ जाते हैं, और जो क्रोमेटोफोर थे बाहर वो सेंटर की ओर आ जाते हैं, यानी प्रतिलोमन इनमें होता है। और जो इस स्थिति में बीजाणुधानी का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से सिकड़कर बहुकेंद्रकी बहुकशाभिक व अंडाकार चल बीजाणु बनाता है, और बहुकशाभिक अंडाकार चल बीजाणु बनाता है जिसका एक छिद्र द्वारा विमोचन प्रातःकाल के समय होता है। जो परिपक्व चल बीजाणु है वो गोल अथवा अंडाकार बहुकशाभिक बहुकेंद्रकी एवं क्रोमेटोफोर युक्त संरचना है। और वाउचेरिया के जो चल बीजाणु हैं ये अन्य हरित शैवालों के चल बीजाणुओं से भिन्न होते हैं। अन्य हरित शैवालों में बीजाणुधानी का जीवद्रव्यक एक केंद्र की जो खंड है उनमें टूट जाता है, जबकि वाउचेरिया में जो है डिवीजन या खंडों में टूटना नहीं पाया जाता। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वाउचेरिया का चल बीजाणु एक संयुक्त संरचना है जिसका निर्माण संभवतः
जीवदेवक के एक केंद्रकी खंडों में न टूटने से हुआ है और इस आधार पर इसे सिनजूस्पोर कहा गया है। यानी ये खंडों में न टूटकर एक सिंगल यूनिट में होता है, इसलिए इसे सिनजूस्पोर कहा जाता है। सिनजूस्पोर है वो मुक्त होने के पश्चात अपनी कशाभिकाएं समेट लेता है और अंकुरण से पूर्व अतः अंकुरण से पूर्व चल बीजाणु जो है वो अकशाभिक, अगतिशील तथा निश्चेष्ट हो जाता है और अंकुरण के बाद इसमें साइफनी यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि इसका वाउचेरिया का थैलस बनाते हैं। जो दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है यानी एसेक्सुअल जनन जो है इसमें वो होता है अचल बीजाणु द्वारा यानी एप्लानोस्पोर्स। हमने ऊपर बात करी थी चल बीजाणु द्वारा जो कि जलीय प्रजातियों में होता है यानी कि जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। दूसरी विधि है अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स द्वारा। वाउकेरिया की जो कि स्थलीय प्रजातियां हैं उनमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जलीय जो जातियां हैं वो अचल बीजाणु बनाती हैं और इनका निर्माण एप्लानोस्पोरेंजियम में होता है। जो बीजाणुधानी है वो बीजाणुधानियाँ हैं वो युवा शाखाओं के शीर्ष पर गदाकार संरचना के रूप में विकसित होती हैं। जिस तरह से चल बीजाणुधानी विकसित होता है उसी तरह से यहाँ ये अचल बीजाणुधानी भी विकसित होता है। यानी कि इसमें भी जो शीर्ष भाग है वो फूल कर गदाकार हो जाएगा और ये शेष संपर्क टूट जाता है इससे और इसके अंदर जब ऊपर से इसका टिप फटता है तो ये एप्लानोस्पोर जो है वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर ये एप्लानोस्पोर जो है ये इस प्रकार से इसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो जो अचल बीजाणु है यह बीजाणुधानी का जो संपूर्ण जीवद्रव एक बहुकेंद्र की अचल बीजाणु बनाता है और यह इसी प्रकार स्थलीय जातियों को जिनमें अचल बीजाणुधानी बनते हैं उनमें उसको हम जल में रखकर उसमें चल बीजाणुओं का विकास भी प्रेरित कर सकते हैं। तो जो अंततः अचल बीजाणु बनता है वह एक पतली भित्ति युक्त गदाकार संरचना है और इसका विमोचन बीजाणुधानी के अग्रस्थ भाग से होता है और अग्रस्थ भाग फटता है तब ये बीजाणुधानी छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक माइक्रो एप्लानोस्पोर्स बनाता है। ध्यान दें जूस्पोर खंडों में न टूटकर एक पूरी यूनिट के रूप में उपस्थित रहता है जिसे हम सिनजूस्पोर भी कहते हैं, परंतु जो अचल बीजाणु है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और जो प्रत्येक अचल बीजाणु है वो अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। जो तीसरे प्रकार का इसमें है एसेक्सुअल जनन वो है एकाइनेट्स द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ स्थलीय अथवा जलीय जातियों में तंतु मोटी एवं जिलेटिनी भित्तियों द्वारा अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्र की खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इसका चित्र हम देखें इस तरह से, यानी कि ये जो थैलस है ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में और ये कहलाते हैं एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये एकाइनेट्स या सिस्ट भी हम इसे कहते हैं या हिप्नोस्पोर भी कहते हैं, ये अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं और कभी कभी सिस्ट का जीवद्रव्यक अनेक छोटी अमीबीय खंडों में भी टूट जाता है और इस प्रवस्था में वाउकेरिया का थैलस जो है वो एक अन्य वंश गोंग्रोसीरा द्वारा मतलब उसके समान प्रतीत होता है या उसके समानता दर्शाता है, अतः यह अवस्था गोंग्रोसीरा अवस्था भी कहलाती है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गोंग्रोसीरा अवस्था किस एल्गी में पाई जाती है, तो उत्तर होगा वाउचेरिया में, क्योंकि एकाइनेट्स बनते समय एसेक्सुअल जनन में एकाइनेट्स बनते समय इसका स्ट्रक्चर जो है वो अन्य एल्गी या अन्य वंश गोंग्रोसीरा के समान प्रतीत होता है, अतः इसका नाम गोंग्रोसीरा स्टेज पड़ा है। और जो प्रत्येक खंड है वो पुनः जर्मिनेट करके अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बच्चों नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।